नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज़ाना 10 प्रश्नों का एक सेशन करंट अफेयर्स का रखा जाता है और मेरी पूरा जो प्रयास है वो यही रहता है, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छे से समझ आए और आपके पेपर में आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आगामी, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये सेशन जो है सहायता कर सके। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक शुरू किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूक्रेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। ऑपरेशन हॉकाई जो है स्ट्राइक ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा इसको शुरू किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के खिलाफ जो है यूएस प्लस इजराइल, ये दोनों ही देश जो है वो युद्ध लड़ रहे हैं इस समय। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। क्या नाम है उसका? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। आपको याद रखना है कि इजराइल और यूएस का संयुक्त ऑपरेशन क्या है जो ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा है, उसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। चलते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में चयनित या नियुक्त किए गए हैं? आपके पास ऑप्शन हैं। ए रवि रंजन, ऑप्शन बी शाश्वत शर्मा, ऑप्शन सी अमन जैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बॉम्बे। शाश्वत शर्मा को जो है एयरटेल का एमडी और सीईओ बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं इंडिया के पास, जैसे कि जियो है, एयरटेल है, वी है, तमाम ऐसी और भी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं। लेकिन इन सभी का जो एक संस्था होती है, इन सब की चीफ संस्था है जो इन सबको संभालती है, उस संस्था का नाम क्या है? तो संस्था का नाम होता है ट्राई। ये आपको याद रखना है कि संस्था का नाम क्या है? ट्राई है। यानी फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई जो होता है वो सारी टेलीकॉम कंपनियां सर्विसेज को देखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, शाश्वत शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के विद्यालयों में एआई लैब का शुभारंभ किया है? ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बॉम्बे। कर्नाटक के सरकारी विद्यालयों में या स्कूलों में एआई लैब का शुभारंभ किया है। और एआई लैब का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा उद्घाटन किया गया है। अब बात आई है कर्नाटका की। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और क्यों कहते हैं बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली? क्योंकि सभी आप जानते हैं कि भारत बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा भारत का जितना भी आईटी हब है वो पूरा का पूरा कहाँ पे है? तो वो बेंगलुरु में है। अच्छा, जिन लोगों को अगर ये समझ नहीं आता है ना कि सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारी बात पे ध्यान दो, आपको समझ आ जाएगा। आज के बाद ये कभी परेशान नहीं करेगा ये प्रश्न कि सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं। होता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या प्रोडक्ट होते हैं उनमें सभी में जो पावर सप्लाई होती है वो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ के द्वारा सप्लाई की जाती है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो बना होता है सिलिकॉन का, या फिर उस पर सिलिकॉन की लेप लगाई जाती है। इसलिए जितने भी जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो दुनिया होती है, जहाँ भी उसका सेंटर होता है, उसी आईसी सिलिकॉन की बनी होती, इस वजह से उसको सिलिकॉन वैली कहने लगते हैं। जैसे कि दुनिया की सिलिकॉन वैली जो आपका कैलिफोर्निया यूएस में है, और भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे कि एआई लैब विद्यालयों में कहाँ पर शुरू की गई है? तो कर्नाटका में इसकी शुरुआत की गई है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया है? ऑप्शन हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। उद्बिलाव आप जानते हैं, ये रहा उद्बिलाव। एक पर्यावरण संरक्षण में हमेशा याद रखिए कि कोई भी इकोसिस्टम की जो चेन होती है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। हर एक जानवर इस पृथ्वी पर जो भी प्रजाति का है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए अति आवश्यक है।
तो वहाँ पे ऊदबिलाव जो है वो IUCN की जो संरक्षण बुक है उसमें, रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय जानवरों की सूची में आ रहा है। इसलिए उसको बचाने के लिए कावेरी बेसिन में, यानी कावेरी नदी के मैदानों में और जंगलों में तमिलनाडु राज्य ने जो है अभियान चलाया है। तो अभियान ऊदबिलाव संरक्षण पहल की शुरुआत किसने की? तमिलनाडु ने। अब चूंकि तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला है। यानी वहाँ के जो MK स्टालिन पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टियाँ सारी कुछ हार चुकी हैं। अब वहाँ पे जो विजय थलापति जिनको कहते हैं, चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, वो अब तमिलनाडु के नए CM हैं और तरह तरह की योजनाएं जो है लॉन्च करके पूरे भारत को इस समय चौंका रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे, तमिलनाडु। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौता किया है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। अब मुक्त व्यापार क्या होता है? जैसा कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि अमेरिका भारत पे 50%, कहीं 18%, कहीं 25%, ये तमाम तरह के जो है टैरिफ लगा रहा था। यानी कि अच्छा, जिन लोगों को अगर ये टैरिफ नहीं समझ में आते हैं तो हमारी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, आपको टैरिफ समझ आ जाएगा क्या होता है। होता यह है कि जैसे आपकी निर्भरता किसी दूसरे देशों के उत्पादक यानी प्रोडक्ट पर है, तो वो आपके लोग उस चीज़ को खरीदेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट है आपके लोगों को। अब यदि वो जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देशों से बन रहा है, दूसरा देश उसको बनाने में सक्षम है, वो आपके यहाँ बेच रहा है, तो आप उसको खरीदेंगे और फिर आपके लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। इससे होगा ये कि आने वाले समय में आपकी निर्भरता उस पर और बढ़ती चली जाएगी और उसके प्रोडक्ट में इजाफा होता जाएगा और उसकी इकोनॉमी भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और वो अपने हिसाब से रेट में आपको देगा, तो आपकी इकोनॉमी क्या होगी, डाउन होगी। अब यदि आपको दूसरे देशों की जो चीज़ें हैं उस पर अगर निर्भरता घटानी है, तो जैसे ही वो आपके देश में बेचने के लिए आते हैं तो उन पर क्या करो, एक्स्ट्रा अतिरिक्त कर या जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो आप उस पर लगा दो, उसी को टैरिफ कहते हैं। जैसे कि अभी हमारी भारतीय चीज़ों पर USA में 50% तक टैरिफ लगा दिया गया था। इसका मतलब यही होता है कि जैसे बासमती चावल यदि 150 रुपये किलोग्राम यदि US में हम बेच रहे हैं और यदि उसमें 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा, तो वहाँ रहने वाले लोगों को 100 की बजाय 150 रुपये के हिसाब से वो चीज़ मिलेगी। तो स्वाभाविक बात है कि जब ज़्यादा महंगी मिलेगी तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और उसके बाद खपत भी कम हो जाएगी, तो फिर दूसरे देशों पर निर्भरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूजीलैंड। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए हैं? ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉम्बे, म्यांमार। भारत और म्यांमार ने अभी अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला है सोलर पावर वाला, दूसरा है आपका क्विक हेल्थ वाला और तीसरा आपका जो है वो है स्मॉल फार्मर्स, जिसकी इमिग्रेशन रुके, जो लोग आपका छोटे किसान हैं वो गांव छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो ये 3 क्विक इम्पैक्ट्स हैं, यानी पहला सोलर एनर्जी, दूसरा हेल्थ स्ट्रक्चर और तीसरा फार्मर्स वाला। तो ये 3 जो क्विक प्रोजेक्ट हैं ये लॉन्च किए गए हैं भारत की तरफ से म्यांमार के लिए, ताकि हमारे आपसी संबंध काफ़ी क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। चूँकि हमारे पड़ोसी भी हैं तो सबसे पहले हमें पड़ोसियों के साथ संबंध जो है बेहतर करने की हमेशा आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 4000 वुमेंस क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं, इसमें आपके पास ऑप्शन हैं शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और इनमें से कोई नहीं। सबको आंसर वैसे इसका पता होगा, ऑप्शन है इसका बॉम्बे, स्मृति मंदाना जो है ये रही स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेसा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? पंचायती राज और जनजातीय जो मंत्रालय है इसमें पेसा, अच्छा पेसा महोत्सव अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये पंचायत को लेके होता है। पेसा एक अधिनियम है जो पंचायतों के अधिकारों का वर्णन करता है और इसकी शुरुआत जो की गई है पेसा महोत्सव की, वो करी गई है आपका विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। तो पेसा महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम में इसकी शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का मतलब होता है परिवर्तनकारी नेता पुरस्कार, हिंदी में कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है। तो ये जो पुरस्कार मिला है, आपके पास ऑप्शन हैं राघव चड्ढा, जय शाह, कंगना रनौत और इनमें से कोई नहीं। तीनों लोगों ने ही पिछले साल काफ़ी प्रभाव छोड़ा है, लेकिन इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बॉम्बे जय शाह, जो कि इस समय आईसीसी के क्या हैं, चेयरमैन भी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? आपके पास ऑप्शन हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत का पहला टाइगर कॉरिडोर जो है वो कहाँ बन रहा है? मध्य प्रदेश में। अब टाइगर कॉरिडोर होता क्या है? टाइगर कॉरिडोर होता है, जैसे मान लीजिए एक टाइगर रिजर्व ए रहा, दूसरा टाइगर रिजर्व ए है, तो आपस में टाइगर्स को मूव करने के लिए एक रास्ता बनाया जाएगा, जैसे हम लोगों के लिए रास्ता बनाया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा करतारपुर कॉरिडोर, जो पाकिस्तान में है, सिखों का एक पवित्र स्थान करतारपुर में, उसको जाने के लिए भारतीय सिखों को छूट दी जाती है, वहाँ तक आप जा सकते हैं, वहाँ से आप वापस आ सकते हैं। तो उसी तरह का एक कॉरिडोर हमें आपका दिया गया। उसी प्रकार दो टाइगर रिजर्व के बीच में बाघों को आने जाने के लिए एक पूरा कॉरिडोर सीमित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, और इसी को बोला जाता है टाइगर कॉरिडोर। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन पसंद आया होगा। जैसा कि अगर आप रोज़, मैं कहता हूँ हमेशा कि अपने लिए, पढ़ाई के लिए हमेशा 24 घंटे में आप कुछ समय ज़रूर दें, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ बेहतर करनी है तो आपको पढ़ाई को समय देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा कि और क्या सुधार इस क्लास में हो सकता है। यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।